बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अनीता आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी हिंदी भाषा से संबंधित व्याकरण लेकर आई हूँ। और व्याकरण में आज का मेरा शीर्षक है संज्ञा। जब भी आप अपने घर में होते हो तो बहुत सारी चीजें अपने आसपास देखते हो। जब आप विद्यालय आते हो तो विद्यालय में भी अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हो। जानते हो उन वस्तुओं का अपना नाम होता है। नाम कहने से ही वो चीज आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। जब आप उसके बारे में जान जाते हो, जैसे हम कहेंगे बोर्ड, तो आपको बोर्ड सामने प्रत्यक्ष नहीं तो आप उसके बाद सोचेंगे कि हाँ बोर्ड ऐसा होता है। अगर मैं कहूंगी चौक तो आप चौक भी समझ आओगे, हाँ चौक ऐसा होता है। यानी प्रत्येक वस्तु का अपना नाम होता है और यही नाम कहलाते हैं संज्ञा। तो आज मैं इसी संज्ञा की परिभाषा और उसके भेद की परिभाषा और उदाहरण के साथ में आज उपस्थित हूँ और मैं आपके इसी संज्ञा को लेकर आपको जानकारी दूंगी। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद भी है, यानी भेदों के भेद क्या कहलाते हैं? उपभेद। तो पहला उपभेद है समूहवाचक संज्ञा और दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। और तीसरा भेद, संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। यानी संज्ञा के कुल 3 भेद हैं। मुख्यतः पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। कभी भी आप नहीं लिखेंगे कि संज्ञा के 5 भेद है। संज्ञा के 3 भेद हैं। उसके 2 उपभेद है। किसके? तो जातिवाचक संज्ञा के। और पहला उपभेद है समूहवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम बारी बारी से जानेंगे तीनों भेदों के बारे में। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी एक ही पुरुष, स्थान, वस्तु के नाम का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये नहीं कि सिर्फ व्यक्तियों के नाम होंगे, इसमें वस्तुओं के नाम भी आएंगे, इसमें स्थानों के नाम भी आएंगे, लेकिन वो स्थान या वो वस्तु जो सिर्फ एक की संख्या में हो। जैसे आपको लिख दे उदाहरण स्वरूप एक वाक्य, ताजमहल आगरा में है। तो यहाँ ताजमहल जो कि एक इमारत का नाम है और आगरा जो कि एक स्थान का नाम है, व्यक्ति का नाम तो है नहीं। फिर भी ये दोनों यानी ताजमहल और आगरा जो कि एक की संख्या में है, तो ये किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है जो संज्ञा शब्द एक जाति के सभी पुरुषों, स्थानों या वस्तुओं के नाम का बोध कराए, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नगर में आज कर्फ्यू लगा है। उदाहरण स्वरूप है नगर में आज कर्फ्यू लगा है। तो नगर शब्द से किस नगर का वह बोध नहीं होता। यहाँ नगर में यानी बहुत सारे नगर आ जाते हैं, तो नगर ये शब्द क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञा। अंत में तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु के गुण, उसकी अवस्था को प्रकट करे, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भलाई करने से खुशी मिलती है। भलाई करने से खुशी मिलती है। यहाँ भलाई और खुशी ये दोनों भाववाचक संज्ञा है। ये सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। खुशी हम महसूस कर सकते हैं, उसे छू नहीं सकते। अंत में जो जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्दों से किसी समूह का बोध होता है, समूह का यानी झुंड का, वह कहलाता है समूहवाचक संज्ञा। जैसे फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा।
चाबी का गुच्छा, बकरियों का झुंड, ये सब क्या कहलाएंगे? समूहवाचक संज्ञा। यानी गुच्छा कहने से एक फूल का गुच्छा नहीं बनता, उसके लिए बहुत सारे फूल को जोड़ना पड़ता है। चाबी का गुच्छा, जो बहुत सारी चाबियां लगी होती है, तो ये सब किसमें आएंगे? समूहवाचक संज्ञा में। अब है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ का, किसी द्रव्य का और किसी धातु का बोध होता है, वह कहलाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य जैसे आपका तेल, घी, दूध, ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। धातु में सोना, चांदी, लोहा, ये धातु भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। पदार्थ में जैसे गेहूं, धान, दाल, ये सब खाद्य पदार्थ है, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। तो ये थे संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के मैंने 3 भेद बताए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा 2 उपभेद भी हैं जो जातिवाचक संज्ञा के हैं, और पहला उपभेद है समूहवाचक संज्ञा और दूसरा उपभेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इन संज्ञा के भेदों और संज्ञा की परिभाषा आप अपनी स्वच्छ पुस्तिका में लिख लेंगे और इसे याद कर लेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।